नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए देखते हैं आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। सरकार ने एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस की अधिसूचना जारी की। इसे 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा। यूपीएस के तहत आखिरी वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा, जिसमें महंगाई के अनुसार बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा इसमें फैमिली पेंशन के रूप में पेंशन का 60% और 10 साल की सेवा के बाद कम से कम 10,000 रुपए प्रति माह पेंशन का प्रावधान है। यूपीएस चुनने वाले कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते का 10% योगदान देंगे, जिसे सरकार भी मैच करेगी। सरकार 8.5% के अतिरिक्त फंड का भी योगदान करेगी। वहीं जो कर्मचारी यूपीएस नहीं चुनेंगे, उन्हें एनपीएस के तहत उनकी बचत के अनुसार पेंशन मिलेगी। भारत सरकार पूरे देश में आईएसटी यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को सटीक बनाने की योजना पर काम कर रही है। इस प्रोजेक्ट में राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला और इसरो शामिल हैं। अगर आईएसटी में मिली सेकेंड से माइक्रो सेकेंड तक की सटीकता मिल जाती है तो नेविगेशन, टेलीकॉम, बैंकिंग और पावर ग्रिड जैसे कई क्षेत्रों में फायदा होगा। इसके बाद लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 के तहत बनाए गए ड्राफ्ट नियमों को सभी कानूनी, प्रशासनिक और व्यावसायिक कार्यों में अनिवार्य किया जाएगा। ये नियम वित्तीय लेन देन, बेहतर प्रशासन, 5G, AI और इंटरनेट ऑफ जैसे क्षेत्रों में सुधार सुनिश्चित करेंगे। नोएडा के एक टीनेजर दक्ष मलिक ने एक एस्टेरॉयड खोजा है। इसे इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डिस्कवरी प्रोजेक्ट IAPD के तहत खोजा गया। दक्ष को ये मौका इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल सर्च कोलैबोरेशन IASC के थ्रू मिला। नासा ने इस खोजे गए एस्टेरॉयड 2023 OG40 को मान्यता दे दी है। अब इसका दक्ष द्वारा ही नामकरण किया जाएगा। अगले 5 सालों में नाम देने की ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। एस्टेरॉयड को माइनर प्लैनेट भी कहा जाता है। ये शुरुआती सौर मंडल के निर्माण से जुड़े पत्थर के अवशेष होते हैं। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर बनी संसदीय समिति ने 12 संशोधनों को मंजूरी दी। ये संशोधन वर्तमान केंद्रीय सरकार में शामिल सदस्यों द्वारा दिए गए थे। वहीं विपक्ष के सदस्यों द्वारा प्रस्तावित 44 संशोधनों को खारिज कर दिया गया। समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने बताया कि स्वीकृत संशोधनों का मकसद गरीब और पसमानदा मुस्लिम समुदाय को लाभ देना है। अब वक्फ संपत्ति विवाद के मामले में अधिकार कलेक्टर से हटाकर राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी जैसे कि आयुक्त या सचिव को दिया गया है। वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों और एक मुस्लिम विद्वान को शामिल करने का भी प्रावधान है। इसके अलावा वक्फ संपत्तियों के पोर्टल पर पंजीकरण कराने के समय को 6 महीने से ज्यादा करने का भी सुझाव दिया गया। वैज्ञानिकों ने पार्किंसंस रोग के लिए एक नई नैनो फॉर्मुलेशन तकनीक डेवलप की है, जो 17 बीटा एस्ट्राडियोल E2 नामक हार्मोन को आसानी से ब्रेन तक पहुंचाती है। इस तकनीक में वैज्ञानिकों ने डोपामाइन रिसेप्टर D3 के साथ E2 से भरे नैनो पार्टिकल्स का इस्तेमाल किया। ये तकनीक माइटोकॉन्ड्रिया को नुकसान से बचाती है और न्यूरॉन्स को सुरक्षित रखती है। आपको बता दें, पार्किंसंस रोग एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो ब्रेन में डोपामाइन की कमी से होता है। इसमें मांसपेशियों में जकड़न, कंपन और बैलेंस की समस्या हो जाती है। यह आमतौर पर उम्र बढ़ने के साथ होता है और धीरे धीरे बढ़ता रहता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के आयरन डोम जैसा मॉडर्न मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाने की घोषणा की है। आयरन डोम को राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने डेवलप किया है। ये सिस्टम दागे गए रॉकेट्स को रोकने और नष्ट करने का काम करता है। इस सिस्टम में आने वाले प्रोजेक्टाइल का पता लगाया जाता है और उसकी डायरेक्शन को एनालाइज किया जाता है। अगर वो खतरनाक होता है तो ये सिस्टम उसे बीच में ही नष्ट कर देता है। आयरन डोम 2011 से इजराइल डिफेंस का हिस्सा है और ये तकनीक इजराइल हमास संघर्ष तथा ईरानी हमलों आदि में कारगर साबित हुई है। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक एडवाइजरी जारी की, जिसमें कहा गया है कि साधारण नमक की जगह पोटेशियम वाला नमक इस्तेमाल किया जाए। साधारण नमक में सोडियम क्लोराइड होता है, जबकि पोटेशियम नमक में पोटेशियम क्लोराइड होता है, जो कि ब्लड प्रेशर को कम करने और हार्ट से रिलेटेड बीमारियों से बचने में मदद करता है। शोध में पाया गया है कि पोटेशियम नमक से ब्लड प्रेशर और स्ट्रोक दोनों का खतरा कम हो सकता है। हालांकि इसे बच्चों, गर्भवती महिलाओं और किडनी के रोगियों के लिए सुरक्षित नहीं माना गया है। भारत के लिए ये एडवाइजरी बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत में लगभग 35.5% लोग हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भुवनेश्वर में उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किया। इस आयोजन का उद्देश्य ओडिशा को निवेश और उद्योग का प्रमुख केंद्र बनाना है। ये सम्मेलन निवेशकों और नीति निर्माताओं को ओडिशा के विकास में योगदान देने के लिए प्रेरित करेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने ओडिशा की हरित ऊर्जा, पर्यटन और मॉडर्न इंडस्ट्री में अपार संभावनाओं को भी उजागर किया। उन्होंने स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने और आयात पर निर्भरता कम करने की बात कही। आपको बता दें कि पूर्वी भारत देश के विकास में एक विकास इंजन है और ओडिशा इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा ओडिशा का 500 किलोमीटर लंबा समुद्र तट है जो पर्यटन के लिए एक आइडियल कंडीशन बनाता है। देश आज लाला लाजपत राय की 160वीं जयंती मना रहा है। उन्हें पंजाब केसरी या पंजाब के शेर के नाम से जाना जाता है। लाला लाजपत राय एक महान स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और लेखक थे। उन्होंने भारत की आजादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध का नेतृत्व किया और अहिंसक प्रतिरोध का प्रतीक बने। लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेता थे। उन्होंने शिक्षा, पत्रकारिता और सामाजिक सुधारों में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे लाल बाल पाल यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल त्रिमूर्ति का हिस्सा थे। केरल के एक हाई प्रोफाइल मर्डर केस में पैराक्वाट पॉइजनिंग का इस्तेमाल किया गया। पैराक्वाट एक जहरीला खरपतवार नाशक है। इसकी खतरनाक प्रकृति के कारण यह 70 से अधिक देशों में बैन है। यह जहर शरीर में निगलने, त्वचा के संपर्क या सांस के जरिए फैलता है। इसकी थोड़ी सी मात्रा भी जानलेवा हो सकती है। इसके लक्षण पेट दर्द, उल्टी, गले में जलन से शुरू होते हैं और गंभीर स्थिति में किडनी फेल होना, लिवर को नुकसान और सांस लेने में परेशानी हो सकती है। इसके तुरंत इलाज के लिए एक्टिवेटेड चारकोल या मुल्तानी मिट्टी दी जाती है, लेकिन अभी तक इसका कोई एंटीडोट नहीं है। इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 29 जनवरी 2025 को अपना ऐतिहासिक 100वां प्रक्षेपण मिशन लॉन्च किया। इसरो ने GSLV F-15 रॉकेट के जरिए NVS-02 उपग्रह को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया। इसे UR राव सैटेलाइट सेंटर द्वारा डिजाइन और डेवलप किया गया है। इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर V नारायणन ने बताया कि यह प्रक्षेपण सफल रहा और उपग्रह को निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया गया है। नेविगेशन और रेंजिंग पेलोड से सुसज्जित ये उपग्रह नाविक प्रणाली का हिस्सा बनेगा, जिससे भारत और आसपास के क्षेत्रों में पोजिशनिंग सेवाओं में सुधार होगा। आपको बता दें कि GSLV रॉकेट की यह 17वीं उड़ान थी और इसमें स्वदेशी क्रायोजेनिक चरण का उपयोग किया गया। नेपाल में पहली बार 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव का आयोजन किया गया। इसका आयोजन नेपाल पश्मीना उद्योग संघ और नेपाल उद्योग परिसंघ ने मिलकर किया। नेपाल दुनिया के प्रमुख शुद्ध पश्मीना उत्पादकों में से एक है। पश्मीना, जिसे च्यांगरा पश्मीना भी कहा जाता है, च्यांगरा बकरियों से प्राप्त किया जाता है। नेपाल में इस पश्मीना का उत्पादन पारंपरिक तकनीकों से होता है, जिसमें बकरियों के रेशे को हाथ से कंघी करके साफ किया जाता है और फिर हाथों से ही इसकी बुनाई की जाती है। भारत में लद्दाख, जम्मू कश्मीर और अमृतसर में पश्मीना उत्पाद बनाए जाते हैं, जो अपनी सॉफ्टनेस और डिजाइन के लिए प्रसिद्ध हैं। DGFT यानी विदेश व्यापार महानिदेशालय ने निर्यातकों के लिए सर्टिफिकेशन सिस्टम को सरल बनाने के लिए एनहांस्ड सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन सिस्टम को लॉन्च किया, जिसे ECO 2.0 नाम दिया गया है। यह प्रणाली मल्टी यूजर एक्सेस, आधार आधारित ई साइनिंग और इंटीग्रेटेड डैशबोर्ड जैसी सुविधाएं प्रदान करती है। यह प्लेटफॉर्म निर्यातकों को पूर्व में जारी सर्टिफिकेट में सुधार करने की सुविधा भी देता है। इसके अलावा DGFT ने बैक टू बैक सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन की प्रक्रिया भी शुरू की है। ये सर्टिफिकेट उन वस्तुओं के लिए है जो भारतीय मूल की नहीं है और जिनका मकसद पुनः निर्यात, ट्रांसशिपमेंट या वाणिज्यिक व्यापार है। 2024 YR4 नामक एक नया क्षुद्र ग्रह हाल ही में खोजा गया है, जो 2032 में पृथ्वी से टकराने की संभावना रखता है। वर्तमान में इसकी टक्कर की संभावना 1.2% है, जिसका मतलब है कि 98.8% संभावना है कि यह पृथ्वी से नहीं टकराएगा। हालांकि यह संभावना समय के साथ बदल सकती है। यह क्षुद्र ग्रह 40 से 100 मीटर तक चौड़ा और इसकी गति लगभग 17 किलोमीटर प्रति सेकंड तक हो सकती है। यदि यह पृथ्वी से टकराता है तो इसकी टक्कर से 8 मेगाटन ऊर्जा रिलीज हो सकती है, जो हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से लगभग 500 गुना ज्यादा होगी। इसे टोरिनो स्केल में तीसरे लेवल पर सूचीबद्ध किया गया है। आपको बता दें कि टोरिनो स्केल क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं जैसे नियर अर्थ ऑब्जेक्ट से होने वाले संभावित प्रभावों का आकलन करने का एक पैमाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 जनवरी 2025 को देहरादून के महाराणा प्रताप स्टेडियम में 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया। यह खेल उत्तराखंड के रजत जयंती वर्ष के मौके पर आयोजित हो रहे हैं और 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक 8 जिलों के 11 शहरों में होंगे। इस बार के खेलों में 10,000 से अधिक एथलीट विभिन्न खेलों में प्रतिस्पर्धा करेंगे। इस साल खेलों का विषय ग्रीन गेम्स है, जिसका मकसद पर्यावरण के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है। इन खेलों में दिए जाने वाले पदक और प्रमाण पत्र पर्यावरण के अनुकूल और बायोडिग्रेडेबल सामग्रियों से बनाए
बनाए जाएंगे। इसके अलावा योग और मल्लखंब को पहली बार इन खेलों में शामिल किया गया है। आपको बता दें कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 1924 में किया गया था। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने घोषणा की है कि डिब्रूगढ़ को 2027 तक राज्य की दूसरी राजधानी बनाया जाएगा। यहाँ एक विधानसभा परिसर भी बनेगा। इसका मकसद डिब्रूगढ़ को पूरी तरह विकसित शहर बनाना है ताकि जीवन आसान हो और बेहतर संपर्क स्थापित हो। इसके अलावा तेजपुर को राज्य की सांस्कृतिक राजधानी और सिलचर में मिनी सचिवालय बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने स्टार्टअप विभाग बनाने की भी घोषणा की जो असम के आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा। ये योजना राज्य के पूर्वी क्षेत्र डिब्रूगढ़, मध्य क्षेत्र तेजपुर और दक्षिणी क्षेत्र सिलचर के विकास को संतुलित करने, बुनियादी ढांचे और संपर्क को सुधारने के लिए बनाई गई है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय ने टीम पहल की शुरुआत की है जिसका मकसद छोटे व्यापारों को डिजिटल व्यापार से जोड़ना है। यहाँ टीम का अर्थ ट्रेड इनेबलमेंट एंड मार्केटिंग से है। इस योजना का बजट 277.35 करोड़ रुपए है और इसका लक्ष्य 5 लाख MSMEs को ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स से जोड़ना है। इसमें विशेष ध्यान महिलाओं, SC/ST और छोटे व्यवसायों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने पर है। 150 से अधिक वर्कशॉप के माध्यम से MSMEs को डिजिटल समाधान, पेमेंट और लॉजिस्टिक समर्थन मिलेगा। वर्कशॉप के अलावा एक डेडिकेटेड पोर्टल भी लॉन्च किया गया है जहां व्यवसाय रजिस्ट्रेशन, वित्तीय सहायता और शिकायत निवारण जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। यह पहल पहले से चल रही योजनाओं जैसे PM विश्वकर्मा और डिजिटल MSME योजनाओं के साथ मिलकर काम करेगी। एशियाई वाटर बर्ड सेंसस 2025 के अनुसार आंध्र प्रदेश के कोरिंगा वन्य जीव अभयारण्य और आसपास की आर्द्र भूमियों में 106 प्रजातियों के 39,725 पक्षी दर्ज किए गए हैं। यह कार्यक्रम दुनिया भर में आर्द्र भूमि और उसमें रहने वाले पक्षियों के संरक्षण में मदद करता है। इसे 1987 में भारतीय उपमहाद्वीप में शुरू किया गया और अब ये कार्यक्रम अफगानिस्तान, जापान, दक्षिण पूर्व एशिया और ऑस्ट्रेलिया में भी चलाया जा रहा है। ये पूर्वी एशियाई, ऑस्ट्रेलियाई फ्लाईवे और मध्य एशियाई फ्लाईवे के पक्षियों को कवर करता है। भारत में इसे बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी यानी BNHS और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII द्वारा आयोजित किया जाता है। जम्मू कश्मीर के बदहाल गांव में 17 लोगों की मृत्यु हो गई। डॉक्टर्स इसकी वजह ऑर्गेनोफॉस्फेट केमिकल को मान रहे हैं जो कीटनाशकों में उपयोग होता है। डॉक्टर्स का कहना है कि जिन मरीजों को ऑट्रोपिन इंजेक्शन दिए गए उनकी हालत में सुधार हुआ है। ऑट्रोपिन इंजेक्शन का इस्तेमाल हार्ट रेट को कंट्रोल करने, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेट को ठीक करने और कुछ विषाक्तता जैसे कीटनाशक या रासायनिक हमले के उपचार में होता है। ऑर्गेनोफॉस्फेट फसलों को कीटों से बचाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसे फॉस्फोरिक अम्ल और एल्कोहल के बीच रासायनिक प्रतिक्रिया करके बनाते हैं। यह तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचाता है जिससे सांस लेने में दिक्कत, पसीना आना और गंभीर मामलों में मौत तक हो सकती है। सेबी एक नया वेन लिस्टेड प्लेटफॉर्म लाने की योजना बना रहा है जो IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के बंद होने और शेयरों के लिस्टिंग के बीच के समय में शेयरों की ट्रेडिंग की अनुमति देगा। यह प्लेटफॉर्म ग्रे मार्केट में होने वाली ट्रेडिंग को कम करेगा जो एक अवैध गतिविधि होती है। आपको बता दें कि वर्तमान में IPO बंद होने के बाद शेयरों की लिस्टिंग में T+3 दिन लगते हैं। इस दौरान निवेशक ग्रे मार्केट में शेयर खरीदे बेचते हैं जो जोखिम भरा होता है। यह प्लेटफॉर्म निवेशकों को शेयर आवंटन के बाद उन्हें विनियमित बाजार में बेचने का मौका देगा। इससे ग्रे मार्केट की अनौपचारिक ट्रेडिंग को कम किया जा सकेगा और निवेशकों को सुरक्षित विकल्प मिलेगा। रूसी आर्कटिक क्षेत्र में बढ़ती गतिविधियों के बीच परमाणु ऊर्जा से चलने वाला आइस ब्रेकर जहाज कारा सागर में एक मालवाहक जहाज से टकरा गया। कारा सागर आर्कटिक महासागर का हिस्सा है और रूस के साइबेरिया क्षेत्र के उत्तर में स्थित है। यह 8.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला दुनिया के सबसे ठंडे सागरों में से एक है जो साल के 9 महीने बर्फ से ढका रहता है। इसमें कारा, ओब, येनिसी जैसी नदियां गिरती हैं। पश्चिम में नोवाया जेमलिया द्वीप और पूर्व में सेवर्नाया जेमलिया द्वीप समूह इसे अन्य समुद्रों से अलग करते हैं। नॉर्डेनस्किल्ड द्वीप समूह यहाँ का प्रमुख द्वीप समूह है। रूस की बढ़ती सैन्य एवं आर्थिक गतिविधियों के चलते यह क्षेत्र रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो गया है। भारत सरकार ने MSMEs के लिए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम को मंजूरी दी है। इसे राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी NCGTC के तहत 60% गारंटी कवर मिलेगा। यह योजना MSMEs को उपकरण या मशीनरी खरीदने के लिए 100 करोड़ रुपए तक के ऋण पर गारंटी देगी। इसमें ऋण की राशि पर 5% अग्रिम योगदान की आवश्यकता होगी। इस योजना का मकसद MSMEs के लिए ऋण उपलब्धता बढ़ाना और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना। यह योजना 4 साल तक लागू रहेगी या जब तक 7 लाख करोड़ रुपए की गारंटी जारी नहीं हो जाती।
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी एनजीटी द्वारा गठित समिति ने पाया कि घग्गर नदी के पानी का बीओडी यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड तय सीमा से 2 से 3 गुना अधिक है, जो इसे नहाने के लिए अनुपयुक्त बनाती है। घग्गर नदी एक मौसमी नदी है जो केवल मानसून के दौरान बहती है। यह हिमाचल प्रदेश की शिवालिक पहाड़ियों से निकलकर हरियाणा और राजस्थान से होते थार रेगिस्तान में विलुप्त हो जाती है। यह नदी राजस्थान में 2 सिंचाई नालों को जल प्रदान करती है। ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो कई इतिहासकार इसे सरस्वती नदी से जोड़ते हैं और इसके किनारे सिंधु घाटी सभ्यता के कई स्थल पाए गए हैं। आपको बता दें कि बीओडी का उपयोग पानी की गुणवत्ता को मापने के लिए किया जाता है। यह पानी में मौजूद बैक्टीरिया, कवक आदि द्वारा ऑक्सीजन का उपयोग करने की मात्रा को दर्शाता है। उच्च बीओडी का मतलब है पानी में अधिक प्रदूषण है जो जलीय जीवन को प्रभावित कर सकता है। बीओडी के अधिक स्तर का संकेत ये भी बताता है कि पानी में गंदगी, घरेलू सीवेज, औद्योगिक अपशिष्ट या अन्य प्रदूषक हो सकते हैं। भारतीय नौसेना के 2 महिला अधिकारियों ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। दरअसल ये दोनों अधिकारी INSV तारिणी पर दुनिया की जल यात्रा पर निकली हैं। अपने इस अभियान के तहत INSV तारिणी ने दुनिया के सबसे दूरस्थ जल क्षेत्र पॉइंट निमो को पार किया। यह यात्रा नाविका सागर परिक्रमा 2 का हिस्सा है, जो भारतीय नौसेना का एक अभियान है। पॉइंट निमो दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है और पृथ्वी का सबसे दूरस्थ स्थान है। इसे ओशनिक पोल ऑफ इनएक्सेसिबिलिटी भी कहा जाता है, क्योंकि यह अन्य सभी भूमि से लगभग 2688 किलोमीटर दूर है। इसे सैटेलाइट्स के लिए कब्रिस्तान और पृथ्वी की सबसे अकेली जगह के रूप में भी जाना जाता है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल पर जरूर जाइए, उसे ज्वाइन कीजिए, जहां रोज इसकी PDF मिलती है। नमस्कार।